कल जो हम लोगों ने कंप्लीट किया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का मीनिंग देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ना, सबसे पहला हमारा एक फंड फ्लो था। फंड फ्लो स्टेटमेंट के अंदर कुछ कमियां थी कि इसमें ना जो है चेंज इन वर्किंग कैपिटल जो है करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज पे डिपेंड है। लेकिन जो हमारा फंड फ्लो है वो कैश के मोमेंट को नहीं बताता। ठीक है, कि कैश के अंदर कितना मोमेंट हो रहा है, कितना इनफ्लो। देखो, अगर हम लोग कोई चीज सेल करें, ठीक है, अगर तुमने फर्नीचर सेल किया तो कैश तुम्हारे पास आएगा, तो उसे हम लोग कहेंगे इनफ्लो। क्या कहेंगे? इनफ्लो। और अगर तुमने कोई चीज परचेज की है, क्या की है? परचेज। जब परचेज करोगे तुम पेमेंट करोगे, तो उस पेमेंट को तुम क्या कहोगे? आउटफ्लो। ठीक है, दो वर्ड ध्यान रखना, इनफ्लो, आउटफ्लो। जब तुम्हारे पास कैश आए तो इनफ्लो। अब तुम ये मत देख लेना कि तुमने फर्नीचर परचेज कराया कि तुम्हारे पास फर्नीचर आ रहा है, ये नहीं देखना। देखना क्या है? कैश की मोमेंट, कि कैश हमारे पास आ रहा है कि जा रहा है। ठीक है, क्या चेक करोगे? कैश, कि कैश हमारे पास आ रहा है या फिर जा रहा है। कैश आए इनफ्लो, कैश जाए आउटफ्लो। इसके अंदर हमने देखा था मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट। मीनिंग क्या था? कैश फ्लो स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट है जो आउटफ्लो ऑफ कैश अंडर डिफरेंट हेड ऑफ सोर्सेज एंड देयर यूटिलाइजेशन को डिटरमाइन करती है कि कितनी कंपनी के अंदर रिक्वायरमेंट होगी ड्यूरिंग द गिवन पीरियड एंड प्रिपेयर फॉर इट्स एडिक्वेट प्रोविजन। ये कैश के बारे में बताती है कि कैश कहाँ से आ रहा है, कहाँ पे जा रहा है, और कंपनी में कितने पैसे की जरूरत हो सकती है आने वाले टाइम में। तो उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है कैश फ्लो स्टेटमेंट। उसके बाद कुछ कंसेप्ट बताए थे कि जो ये फंड फ्लो स्टेटमेंट है, इसका जो कंसेप्ट है ये कैश कंसेप्ट बनता है। चलिए हम लोग आज देखते हैं। कल डिफरेंस वगैरह भी देखा था हमने। कल एक देखा था क्या, कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है इसका एएस कितना है? एएस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। एग्जाम में आएगा कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कितना है कैश फ्लो स्टेटमेंट का, तो उसका एएस होगा 3। चलिए देखो, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जो अपना ये है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसका जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रहेगा वो रहेगा एएस 3। ठीक है, एएस 3 के बेस पे हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट बनता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है वो उसके लिए, वो किसके लिए कंपलसरी है, तो तुम बता देना कैश फ्लो स्टेटमेंट के लिए। और ये मैंडेटरी कब हुआ? 1 अप्रैल 2001 को मैंडेटरी हुआ है। किस किस के लिए? एक तो वो कंपनी है जो इक्विटी और जिनके डेप्ट लिस्टेड है। लिस्टेड जितनी भी कंपनी है ना, उन सब के लिए कंपलसरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट का बनाया जाना। देखो, अगर तुम कोई कंपनी हो, तुम क्या बनाओगे? ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। ठीक है, इसके साथ साथ तुम्हारे लिए बनाया बनाया जाना बिल्कुल कंपलसरी है क्या? कैश फ्लो स्टेटमेंट वही कंपनियां बनाएंगी जो लिस्टेड है। उसके बाद जिनकी टर्नओवर कितनी है, 50 करोड़ से ज्यादा है, उन कंपनी के लिए भी कंपलसरी है, मैंडेटरी है कैश फ्लो स्टेटमेंट को बनाना। उसके बाद देखो, हमने कुछ कल बातें पढ़ी थी कि जो अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ठीक है, कैश फ्लो स्टेटमेंट। रिया जी बताइए कितनी एक्टिविटीज है इसमें? 3, 4, 5 एक्टिविटीज कितनी है
कैश फ्लो स्टेटमेंट में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक्टिविटीज बताइए, सभी लोग बताइए। कैश फ्लो स्टेटमेंट में कितनी एक्टिविटीज हैं? 3। कौन कौन सी? देखो सबसे पहला है हमारा कैश फ्लो स्टेटमेंट में सबसे जो फर्स्ट एक्टिविटीज है वो है अपनी ऑपरेटिंग। ठीक है, कौन सी एक्टिविटीज? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। जो हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का मतलब है जैसे सेल ऑफ गुड्स, ठीक है, रॉयल्टी फीस कर दी, सप्लाईज फॉर पेमेंट करी है, पहले रिसिप्ट हुआ फिर पेमेंट कर दी है, मतलब जो बिजनेस की बातें हैं, बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रही है वो कौन सी एक्टिविटीज में आएंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद हमने देखा था इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ठीक है, इन्वेस्टिंग में तुम सिर्फ 2 पॉइंट ध्यान रखना। एक तो डायरेक्ट तुमने इन्वेस्टमेंट, ठीक है, एक तो डायरेक्ट ध्यान रखना है इन्वेस्टमेंट। अगर तुमने कहीं पे इन्वेस्टमेंट कर दिया तो वो भी कौन सी एक्टिविटीज है? इन्वेस्टिंग। और दूसरा क्या है कि तुमने कुछ गुड्स के अलावा, ठीक है, गुड्स को छोड़ के, गुड्स के अलावा तुमने कोई बिल्डिंग, कोई प्लांट, ठीक है, कोई मशीन परचेज की है तो ये तुम्हारी इन्वेस्टिंग में आएगा। जब तुम परचेज करोगे तो आउटफ्लो होगा और जब तुम सेल करोगे तो इनफ्लो होगा, लेकिन एक्टिविटी कौन सी है? इन्वेस्टिंग। अब तीसरी क्या है कि अगर तुम्हें पैसे की जरूरत है, ठीक है, क्या है कि तुम्हें पैसे की नीड है और तुमने बैंक से लोन ले लिया, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग। ठीक है, बिल्कुल सही, ये है फाइनेंसिंग। और या फिर लोन भी नहीं, तुमने शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है, तो भी फाइनेंसिंग है। तुमने डिबेंचर इशू कर दिया, तुम्हें पैसे की जरूरत है तुम्हारी कंपनी को, तब भी फाइनेंसिंग। और तब जब तुमने पैसे वापस करोगे, रीपेमेंट, रीपेमेंट ऑफ लोन, रीपेमेंट ऑफ डिबेंचर्स, या रिडम्पशन ऑफ शेयर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये सब एक्टिविटीज हैं कौन सी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। अब तुम्हारे से मेरा क्वेश्चन ये है कि तुम्हें डिविडेंड रिसीव हुआ है, क्या रिसीव हुआ है? डिविडेंड रिसीव हुआ है, तुम्हें बताना है ये कौन सी एक्टिविटीज है। बताइए, डिविडेंड रिसीव, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग या फिर ऑपरेटिंग? बिल्कुल सही बताया। और अगर हम लोग डिविडेंड पे कर रहे हैं तब कौन सी एक्टिविटीज है? डिविडेंड या इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तब कौन सी है? फाइनेंसिंग। तो ये बहुत सिंपल सा पॉइंट है, लेकिन ये ध्यान नहीं रखता, तो सब लोग इसे ध्यान रखना। देखो यहाँ पे कुछ कल बताया गया था, ये फॉर्मेट कैश फ्लो स्टेटमेंट का, कि सबसे पहले क्या आएगा? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके बाद कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, ठीक है, इन्वेस्ट के पॉइंट देख लेना, और फिर उसके बाद बताया था फाइनेंशियल एक्टिविटीज, इसके पॉइंट देख लेना। एक बार फिर से मैंने दोबारा से रिपीट कर दी है ताकि तुम लोग देख सको। कल हमने इसके कुछ क्वेश्चन किए थे, ट्रू फॉल्स वगैरह, तो ये बताना है आज थोड़ा सा फिल इन द ब्लैंक्स। आज मैं नया चैप्टर तो कराऊंगा नहीं, ठीक है। अच्छा, 5th पॉइंट करे थे ट्रू फॉल्स के। फिफ्थ पॉइंट ये वाला बताना क्या? कैश पेमेंट टू सप्लायर फॉर गुड्स एंड सर्विस इज ट्रीटेड एज कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। रिमेंबर वाला। अच्छा, ये वाला तुम जो कल भी कह रहे थे, एनी इनफ्लो और आउटफ्लो बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज आल्सो नॉट टेकन इनटू अकाउंट व्हिल प्रिपेयरिंग कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक मिनट में देख लेता हूँ। एनी इनफ्लो और आउटफ्लो बिटवीन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट विल बी। अच्छा अच्छा, ठीक है, बता क्या कह रहा है ये? कैश विड्रॉल फ्रॉम बैंक, कैश फ्लो फ्रॉम स्टेटमेंट, ये है इसका मीनिंग कि जब हम लोग तैयार करेंगे ना, क्या फंड, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे, क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो उसमें तुम्हें ये नहीं लेना कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, ये आंसर अपने आप आएंगे। ठीक है, देखो मैं दिखाता हूँ यहाँ पे स्टेटमेंट में देखेंगे हम लोग, ये देखो
ये हमारी स्टेटमेंट है। तो ये कह रहा है कि आपको जो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट लेना है वो यहाँ पे लेना है। कहाँ पे? यहाँ पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, यहाँ पे तो तुम क्या लोगे? ओपनिंग और क्लोजिंग का आंसर अपने आप से आ जाएगा। ठीक है, क्लोजिंग यहाँ पे देखो बिगिनिंग है और इसके लास्ट में नीचे है क्लोजिंग। तो ये कह रहा है कि इसका जो आंसर है वो अपने आप आ जाएगा, तुम इसमें मत लेना। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को कहाँ नहीं लेना है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में मत लेना। ये कही गई थी ये वाली बात। और बताइए किस तरह, कोई डाउट? आज ये समझो तुम्हारी डाउट क्लास है। ये ट्रू फॉल्स तुम लोग खुद से कर लेना। आज मैं थोड़ा सा करा देता हूँ फिल इन द ब्लैंक्स, क्योंकि तुम लोग खुद से कर लेना। चलो मैं एक बार देख लेता हूँ, कोई बात मिल जाए तो। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड अपॉन बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। बताइए कौन से, किस कंसेप्ट पे बेस है ये? ठीक है, ये हमारा जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये, नहीं नहीं, एक्चुअल। अच्छा, ठीक है। और जो फंड फ्लो है वो एक्रूवल बेसिस पे है। देखो हमारे जो कंसेप्ट है, ठीक है, बहुत अच्छा बताया तुमने। एक मिनट, मैं थोड़ा सा बुक को ओपन कर लेता हूँ ताकि टाइम ना लगे मुझे। चलिए उसके बाद देखो सेकंड देखते हैं, जो रिफंड ऑफ टैक्स। ठीक है, टैक्स वापस मिल गया, तो ये कौन सी एक्टिविटीज में आएगा? ये आपका जो प्रॉफिट हम लोग एडजस्ट करेंगे, ये इनफ्लो है। ठीक है, कह रहा है रिफंड ऑफ टैक्स। अगर हमें टैक्स वापस मिल जाए तो ये क्या है? रिफंड ऑफ इनकम टैक्स इज ए इनफ्लो। ठीक है, पैसा आ रहा है, इनफ्लो ऑफ कैश। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। ठीक है, जो इंक्रीज हो रहे हैं क्रेडिटर्स के अंदर, ये इनफ्लो है या आउटफ्लो है? देखो कैसे, थर्ड वाला हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। देखिए थोड़ा सा, क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स क्या हो गए? इंक्रीज। पहले तुम्हारे क्रेडिटर्स 10,000 रुपए के थे, अब क्रेडिटर्स 15 के हो गए। कितने के हो गए? 15 के। पहले जब तुमने लोगों से उधार ले रखा था 10,000 रुपए का, अब 15 का ले रखा है। ठीक है, तुमने अपने फ्रेंड से पैसे ले रखे थे, तो वो तुम्हारी क्या है? क्रेडिटर्स। डेटर्स तो है नहीं, ये क्रेडिटर्स है। पहले तुमने उससे 10,000 रुपये ले रखे थे, अब तुम्हारे पे 15,000 है। इसका मतलब तुमने 5,000 रुपये और लिए हैं। तो ये क्या है? इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? बताइए, इनफ्लो है कि आउटफ्लो है? इनफ्लो। तो इसलिए इसका आंसर इनफ्लो होगा। उसके बाद इंक्रीज इन स्टॉक। ठीक है, जो तुम्हारे पास स्टॉक है, अब देखो कितना है, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं है। स्टॉक पहले तुम्हारे पास, हाँ बिल्कुल सही, पहले तुम्हारे पास स्टॉक, पहले तुम्हारे पास तन्नू जी का वेलकम है। देखो पहले क्या था कि तुम्हारे पास जो स्टॉक था, ठीक है, स्टॉक कितने का था? 10,000 का। और अब स्टॉक है तुम्हारे पास 15,000 रुपये का। तो इसका मतलब क्या है? तुमने और परचेज किया होगा स्टॉक, इंक्रीज हुआ है ना स्टॉक, तो तुमने और परचेज किया होगा। इसका मीनिंग साफ साफ है, पेमेंट है, और पेमेंट है तो आउटफ्लो है। बहुत अच्छा बताया रिया ने। चलिए उसके बाद चलते हैं। सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ मैं, बताने की जरूरत नहीं है फिल इन द ब्लैंक्स, ताकि और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, कल से नया चैप्टर स्टार्ट होगा, ब्रेक इवन पॉइंट। आज ये चैप्टर हमारा फिनिश है, वो तो मैंने ऐसे करा दिया। ठीक है, AS3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 डील विद द स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन फाइनेंशियल पोजीशन ऑन। बताइए फिफ्थ का आंसर। ठीक है, ये जो बनाया जाता है किसके बेस बनाया जाएगा? ये हमारी कैश की पोजीशन को शो करता है। किसकी? कैश की पोजीशन को। अकॉर्डिंग टू AS3 परचेज ऑफ फिक्स असेट्स। बताइए कौन सी एक्टिविटीज है? अगर तुम असेट्स में पैसा लगा रहे हो, ठीक है, असेट्स में पैसा लगा रहे हो, तो एक्टिविटीज कौन सी है? इन्वेस्टिंग। रिया ने बताया कि जो है आउटफ्लो है, और एक्टिविटीज कौन सी है? इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग में दो ही पॉइंट आएंगे, या तो मैं कोई फिक्स असेट्स को परचेज करूं या फिर कहीं पे इन्वेस्टमेंट करूं।
तो कौन सी एक्टिविटीज होगी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। उसके बाद मार्केटेबल सिक्योरिटीज, ठीक है, ऐसी सिक्योरिटी जिसे हम मार्केट में सेल कर सकते हैं, तो उसे कहाँ पे शो करेंगे? ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी मतलब ऐसी सिक्योरिटी होती है वो कैश के इक्विवेलेंट होती है। किसके इक्विवेलेंट होती है? कैश के इक्विवेलेंट होती है। तो हम लोग इसका आंसर लिखेंगे कैश इक्विवेलेंट। ठीक है, मार्केटेबल सिक्योरिटी मींस जिसे कभी भी मार्केट में सेल किया जा सकता हो। जब तुम्हारे पास गोल्ड है, जब मर्जी मार्केट में जाके सेल कर देना, ठीक। लेकिन तुम्हारे पास हाउस है, टाइम लग जाएगा सेल करने में, ठीक है, पता नहीं कितने दिन में कस्टमर मिले। लेकिन गोल्ड के एकदम से मिल जाएंगे, वो मार्केटेबल सिक्योरिटी है। अकॉर्डिंग टू AS3 रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ठीक है, जब हम लोग रिडेम्पशन करेंगे प्रेफरेंस शेयर का, तो ये कौन सी एक्टिविटीज होगा? बहुत सिंपल है। अगर देखो, नहीं गलत बताया तुमने, क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर गलत बताया है। देखो सुनो, तुम बिल्कुल क्लियर कर लो, इसमें तुम्हें किस तरह का भी डाउट होना नहीं चाहिए। जब तुम मार्केट से पैसा उठा रहे हो, किस तरह से? चाहे तो तुम लोन से उठा रहे हो, एक मिनट, मार्केट से तुम पैसा उठा रहे हो, चाहे तो लोन के थ्रू उठा रहे हो। किसके थ्रू? लोन के थ्रू, ठीक है। या तो तुमने लोन लिया होगा, या तुमने शेयर इशू किए होंगे, शेयर इशू किए होंगे, डिवेंचर इशू किए होंगे, प्रेफरेंस शेयर इशू किए होंगे, ठीक है, कोई बात है। फिर उनकी तुम पेमेंट कर रहे हो, रीपेमेंट या रिडेम्पशन कर रहे हो, तो ये सब बातें तुम्हारी फाइनेंस में आएंगी, ठीक है। किस में आएंगी? फाइनेंशियल एक्टिविटीज। बताइए तन्नू जी। क्वेश्चन नंबर 9, एक्विजिशन ऑफ असेट्स और एक्विजिशन ऑफ इंटरप्राइज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स एंड डिवेंचर इज, ये बताना है कि हमने एक्विजिशन किया है असेट्स का, तो ये कौन सी एक्टिविटीज होगी। लेकिन एक्विजिशन ऑफ इंटरप्राइज बाय मींस ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, लेकिन जो इसके बदले में कंपनी ने शेयर इशू कर दिए हैं, ठीक है, इशू ऑफ शेयर्स, असेट्स परचेज करी। एक्विजिशन का मीनिंग होता है परचेज, ठीक है, क्या मीनिंग होता है एक्विजिशन का? परचेज। और किसके बदले में? इशू ऑफ शेयर्स के एंड इशू ऑफ डिवेंचर्स के। तो ये जो ट्रांजेक्शन है हमारी नॉन कैश ट्रांजेक्शन है, ठीक है। मैं तुम्हें अपने शेयर्स दे रहा हूँ और तुम्हारे से तुम्हारी एसेट्स परचेज कर ले रहा हूँ, तो कौन सी एक्टिविटीज है ये? सॉरी, कौन सी ट्रांजेक्शन है? नॉन कैश ट्रांजेक्शन। उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजफुल, ये यूजफुल है किस लिए? ये सिर्फ शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए एनालिसिस है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज यूजफुल सो फॉर शॉर्ट टर्म एनालिसिस, ठीक है। अब तुम्हें बताना है क्या, एक क्वेश्चन का आंसर देना है मुझे। फ्यूचर की प्लानिंग करनी है, तो उसके लिए कौन सी स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी? बताइए। फ्यूचर के लिए प्लानिंग कल बताया था डिफरेंस में, जब डिफरेंस कराया था। फंड फ्लो नहीं, फंड फ्लो नहीं है। मुझे नहीं लगता तुम्हें किसी को ध्यान होगा। रूपांशी सी बताइए, फ्यूचर के लिए जो स्टेटमेंट तैयार की जाएगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? रूपांशी जी बताइए जल्दी से, अगर तुम्हें मेरी आवाज आ रही है तो। आज तो तुम भी बताओ, सभी लोग बताएं। चलो कोई बात नहीं। देखो देखो, बजट कल मैंने बताया था, तो मैंने डिफरेंस दिखाया था, बजट के बारे में बताया था कि जो हमारा कैश फंड फ्लो है उसका क्या काम है फंड फ्लो में, और कैश फ्लो में डिफरेंस बताया। फिर बजट और कैश फ्लो में, कैश फ्लो स्टेटमेंट में डिफरेंस बताया। और ये बताया था कि जो हमारा बजट है ये फ्यूचर के लिए बनाया जाता है, ठीक है, फ्यूचर की एनालिसिस के लिए, फ्यूचर को, पास्ट को ध्यान में रखते हुए फ्यूचर के लिए प्लानिंग बनाना, उसके लिए हम लोग कौन सी स्टेटमेंट तैयार करेंगे? बजट, ठीक है। कल ये बातें बताई थी, और अभी बजट आया है। कौन बताएगा तुम्हारे में से कौन सी डेट में आया था बजट? अभी बजट आया है, कब आया? किसी को पता बजट भी आ गया कि नहीं आया? चलो कोई बात नहीं है। देखो, रूपांशी साउंड आ रहा है? ठीक है, बहुत बढ़िया है तुम तो। चलिए, देखो कैश
फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू, ठीक है, ये किसके इक्वल होगा, कैश फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। देखो ये है हमारा ये समझो फंड फ्रॉम ऑपरेशंस, ठीक है, क्या है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन। कुछ मैं पॉइंट यहाँ पे डिस्कस करूंगा, थोड़ा सब लोग ध्यान से देखना। कैश फ्रॉम ऑपरेशन या फिर कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू, ये क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है ये भी दिखाना पड़ेगा। देखो बड़े ध्यान से देखना सभी लोग, कोई दिक्कत नहीं है। देखो ये रहा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, क्या है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। हम लोग इसीलिए करते हैं एमसीक्यूज ताकि थोड़ा सा पता चल जाए। देखो अपना क्या है, एक सेकेंड, चलो और तो नहीं है, इसी में दिखाता हूँ। जो भी अपनी कैश सेल थी, जो भी प्रॉफिट है उसमें प्लस माइनस करने के बाद, ठीक है, क्या है कि जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें प्लस माइनस करने के बाद सारी बातें, ठीक है, करंट असेट्स की, करंट लायबिलिटीज की जितनी पॉइंट है उन्हें सबको प्लस माइनस करने के बाद जो भी आंसर आता है वो होता है कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। या फिर मैं और भी देख लेता हूँ, अगर एक जगह पे और होना चाहिए था इसका आंसर, लेकिन इसका आंसर यहाँ पे नहीं है, कोई बात नहीं। देखो थोड़ा सा, यहाँ पे बताया गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, तो नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ये आंसर है किसका। सबसे पहले हमारा यहाँ पे क्या होता है, प्रॉफिट, प्रॉफिट के अंदर हम लोग ना कुछ चीज प्लस माइनस करते हैं, ठीक है, करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज की ट्रीटमेंट करने के बाद जो हमारा आंसर आएगा वो आता है नेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो ये क्वेश्चन पूछा हुआ है यहाँ पे, जो फर्स्ट ये अपना एमसीक्यूज है ये इसके बेस पे था। तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन या कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज इज इक्वल टू, जो भी प्रॉफिट है उसमें एडजस्ट किया गया है किसे, करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज को। देखो एक बात और नोट कर लेना तुम लोग, एक दो जो लॉन्ग क्वेश्चन है वो अपने से चेक करना तुम कैश फ्लो के, ठीक है, जो कैश फ्लो है इसके तुम लोग खुद से चेक करना। और दूसरी बात, देखो इससे पहले हमने कौन सा चैप्टर किया था, फंड फ्लो, ठीक है, फंड फ्लो में क्या था, फंड फ्लो में ऐसा था कि जो करंट असेट्स है अगर प्लस हो रखी तो प्लस करेंगे, देखो करंट असेट्स अगर प्लस हो रखी है तो प्लस करेंगे और माइनस हो रखी है तो माइनस करेंगे। और करंट लायबिलिटीज अगर प्लस हो रखी है तो माइनस करेंगे और माइनस हो रखी है तो प्लस करेंगे, ये थी बात। लेकिन कैश फ्लो में रिवर्स है बिल्कुल, ठीक है, करंट असेट्स अगर प्लस हो रखी तो माइनस करना और माइनस हो रखी तो प्लस करना, और लायबिलिटीज के साथ में प्लस है तो प्लस करना और माइनस है तो माइनस करना, ठीक है, कोई बात नहीं, मैं दिखा दूंगा एक दो क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैश इनफ्लो, देखिए यहाँ पे सिर्फ ये देखना है कौन सा ऐसा काम है जहां से पैसा नहीं आ रहा है। जब तुम कोई चीज परचेज करोगे पैसा आएगा नहीं, बल्कि क्या होगा, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देखना है। हाँ देख लेना, बिल्कुल सही कहा तुमने ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चेक करनी है, ठीक है रिया, क्या चेक करोगे, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में कि जो करंट असेट्स और करंट लायबिलिटीज ये लिखते कैसे हैं, ठीक, तो तुम देखोगे ना इस वाले कंसेप्ट से लिख रहे होंगे वो, किस वाले से, कि करंट असेट्स अगर प्लस हो रही तो माइनस में लिख रहे होंगे, यानी कि माइनस का मतलब है जैसे पहले ना हमारी करंट असेट्स 2 लाख की थी और अब 1,50,000 की रह गई है, ठीक है, तो 1.5 लाख रुपए क्या हुई है, माइनस, तो 1.5 लाख माइनस हुई है, लेकिन वो प्लस में लिख रहे होंगे, ठीक है, ऐड वाली में वो दो, ये ना क्या करेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, ऐड और लेस, तो कभी लेस में लिखेंगे कभी ऐड में, लेकिन वो कंसेप्ट बहुत सिंपल है, यही कंसेप्ट है, इससे अलग कुछ नहीं है। चलिए उसके बाद थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो, नॉट आउटफ्लो नहीं है, बल्कि कौन सा ऐसा पॉइंट है जो इनफ्लो है, ठीक, तो कौन सा है, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस,
यानी कि हम लोगों से ले तो रहे हैं लेकिन पैसे दे नहीं रहे हैं किसी को भी। अकॉर्डिंग टू AS3 परचेज ऑफ फिक्स असेट्स, अगर तुम फिक्स असेट्स परचेज करोगे, बार बार बता रहा हूँ, जब भी बात असेट्स की होगी, ठीक है, या फिर इन्वेस्टमेंट की होगी, तो ये दो ही ये दोनों पॉइंट एक ही एक्टिविटी के हैं, वो है तुम्हारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लेकिन जब बात सेल की हो, परचेज की हो, और नाम वहाँ पे गुड्स हो, ठीक है, डेटर्स हो, इनकम टैक्स हो, टैक्स रिफंड हो, ठीक है, ये सब बातें होती हैं हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कौन सी है? ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। उसके बाद चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 5, कैश फ्लो मीन्स। कैश फ्लो मीन्स क्या है? रिसिप्ट एंड पेमेंट ऑफ कैश। कि कैश फ्लो में कुछ नहीं है, सिर्फ कैश की मोमेंट को देखा जा रहा है कि हमारे पास पैसा आ रहा है कि जा रहा है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज बेस्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अकाउंटिंग बेसिस। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक, कि जो कैश फ्लो स्टेटमेंट है ये कौन से कंसेप्ट पे, ठीक है, बेस है, तो कौन सा कंसेप्ट है? ऑन कैश बेसिस। कैश फ्लो स्टेटमेंट हेल्प करता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग फाइनेंशियल प्लानिंग। तो शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल प्लानिंग में हमारे लिए फायदेमंद है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश इनफ्लो। ठीक है, कैश इनफ्लो नहीं है बल्कि आउटफ्लो है। ठीक है, हमारे जो क्रेडिटर्स है ना वो डिक्रीज हो गए हैं, यानी कि जिन्हें हम लोग पैसे देंगे, क्रेडिटर्स, वो पहले 50 के थे और अब 40 के रह गए हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये हमने पैसे दे दिए होंगे, तो ये इनफ्लो नहीं है बल्कि ये आउटफ्लो है। तो इससे पूछा हुआ कि कौन सा इनफ्लो नहीं है, तो ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, ये भी इनफ्लो है, तो ये क्या है? ये आउटफ्लो है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, थोड़ा सा सोचने और समझने वाली बात है। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स। देखो मैंने पहले ही बताया था कि एग्जाम में मुश्किल से 40 MCQ वो आएंगे, MCQ जो न्यूमेरिकल के बेस पे होंगे। ठीक है, डायरेक्ट न्यूमेरिकल 40 भी बहुत मुश्किल से आएंगे। ठीक है, 60 आएगी थ्योरी। ठीक है, थ्योरी वाले MCQs। लेकिन ये थ्योरी वाले MCQ है ना, ये हमारे टेबल पे डिपेंड करेंगे, हमारे फॉर्मेट पे डिपेंड करेंगे। जिस तरह से ये बातें हैं ना, इस तरह से आएंगे, होंगे तो थ्योरी, लेकिन वो थ्योरी न्यूमेरिकल बेस होगी। इंक्रीज इन क्रेडिटर्स, इसका क्या रिजल्ट होगा? ठीक है, अगर हमारे क्रेडिटर्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसका मतलब है इंक्रीज इन कैश, की हम लोग क्या कर रहे हैं? लोगों से पैसा ले रहे हैं, पैसा इकट्ठा करते जा रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं हमारे क्रेडिटर्स। पहले हमें लोगों को 10,000 रुपये देने थे, 50 देने हैं, तो इसका मतलब क्या है? हमने लोगों से पैसा लिया होगा। तो इंक्रीज इन कैश, क्रेडिटर्स किसे कहते हैं ये तो पता होगा सभी को। उसके बाद इंक्रीज इन द अमाउंट ऑफ बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या करा है? बिल्स रिसीवेबल हमारे पास बहुत ज्यादा हो गए हैं, BR आ गए हैं। ठीक, तो हमने क्या है? डिक्रीज इन कैश। इससे क्या होगा? कैश में डिक्रीज होगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पे दिया है कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी डिक्रीज। ये डिक्रीज होता है किस लिए? इस पे इफेक्ट पड़ता है किसका? कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन करंट असेट्स। मैंने बताया तुम्हें, देखो कि करंट असेट्स अगर प्लस होगी तो ये माइनस कर देगी। क्या करेगी? माइनस। यहाँ पे डिक्रीज हो जाएगा हमारा क्या? कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशन विल बी डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज। जैसे प्लस हुआ, ये क्या करेगा? हमारे फंड को, कैश फ्रॉम ऑपरेशन को डिक्रीज करेगा। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर्ड, कहाँ से बनाई जाएगी? ठीक है, बैलेंस शीट भी देखनी पड़ेगी, प्रॉफिट एंड लॉस भी देखना पड़ेगा, और एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देखनी पड़ेगी। कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी इंक्रीज ड्यू टू, ठीक है, डिक्रीज इन स्टॉक। इंक्रीज कब होगा? देखो करंट असेट्स अगर माइनस हो जाए तो ये प्लस करेगा। क्या करेगा? प्लस। इन पॉइंटों को अगर तुमने ना लिखा ना प्लस माइनस को, तो तुम्हारे से क्वेश्चन होने की नहीं है। तुम लोग प्लस माइनस नोट कर लिया तुम सभी ने कि कैश फ्लो में कैसे होगा। मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूँ। रूपांशी आवाज आ रही है? रूपांशी बोलो जल्दी से। ठीक है, कैश फ्लो एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। अब बताओ आ रही कि नहीं आ रही? पिक्चर आ रही है कि नहीं आ रही है? पिक्चर बताइए। कोई बात नहीं, थोड़ा नेट अप एंड डाउन होता रहता है तो उसकी वजह से हो सकती है थोड़ी प्रॉब्लम फेस।
पे स्टेटमेंट में बार फिर से बता रहा हूं कि जो हमारी करंट असेट्स है वो प्लस होगी तो हमारी पोजीशन को माइनस होगी, और अगर वो माइनस होगी तो प्लस करेगी, और जो हमारे करंट ये प्लस होंगी तो हमारी जो लाइबिलिटीज है उसे भी क्या करेंगी, ये लो नोट कर लो पहले तुम। पिक्चर सही दिखाई दे रही है तुम्हें? रिया बताओ, पिक्चर सही दिखाई दे रही है तो प्लस कर देना, और अगर माइनस हो रही है तो माइनस कर देना। ठीक है, नोट कर लो, नोट कर लो रूपांशी तुम भी सब लोग। ये कैश फ्लो स्टेटमेंट में ये वाले पॉइंट लगेंगे, ठीक है, ये वाला कंसेप्ट फॉलो होगा। नोट कर लिया सभी ने? ठीक है, चलिए भाई थोड़ा सा आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या इन्फॉर्मेशन, नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ऑफ बिजनेस कितना है, इतना है, और डेटर्स हैव डिक्रीज। देखो बड़े सिंपल से तुम लोग बताओगे, डेटर्स क्या हुए हैं, डिक्रीज हुए हैं। तो जब डिक्रीज होंगे तो फंड फ्लोम को क्या करेंगे, तो हमारी जो फंड फ्लो है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी या इक्वल टू, बताइए 90 में जो डेटर्स हैं, पहले तो बताओ डेटर्स हमारी एसेट्स की लायबिलिटी है, तन्नु बताएगी, तन्नु के अलावा कोई नहीं बताएगा। डेटर्स, डेटर्स बताइए तन्नु। डेटर्स असेट्स की लायबिलिटी है, करंट असेट्स की करंट लायबिलिटीज हैं, करंट असेट्स की डेट लायबिलिटीज है, जल्दी बताओ। करंट असेट्स, ठीक है। और करंट असेट्स अगर प्लस ये डिक्रीज हो रखी है, ठीक है, डिक्रीज का मीनिंग माइनस हो रखी है, तो बताओ इसमें तुम प्लस करोगे कि माइनस, इंक्रीज, बिल्कुल सही। अगर ये डिक्रीज है तो तुम इसे प्लस कर देना, ठीक है। तो तुम क्या करोगे इसमें, इतनी देर से ये बातें समझा रहा था कि इसमें प्लस करेंगे तो आंसर कितना आ जाएगा, 120, ठीक है, एग्जाम में कर देना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ नॉन कैश एक्सपेंसेस, तो क्या है, डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या है, एक नॉन कैश एक्सपेंसेस है। और बताइए, एक तो बता दिया, इसके अलावा भी कोई और एग्जांपल है तुम्हारे पास में, नॉन कैश एक्सपेंसेस का एग्जांपल बताइए जल्दी से, नॉन कैश एक्सपेंसेस का और कोई एग्जांपल, जल्दी बताइए। नॉन कैश एक्सपेंसेस का डेप्रिसिएशन के अलावा भी तुम्हारे पास कोई एग्जांपल है? कोई आंसर नहीं आ रहा है। एक बार फिर से देखना, कहाँ देखोगे तुम लोग, चेक करना फंड फ्लो, ठीक है। फंड फ्लो जो स्टेटमेंट थी वहां पे बहुत से एग्जांपल दिए हुए हैं नॉन कैश एक्सपेंसेस के, ठीक है, नॉन कैश एक्सपेंसेस के बहुत से एग्जांपल वहां पे गिवन है। उसके बाद चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 में। टोटल एसेट्स कितने की है, 2 लाख की, और डेटर्स बिगिनिंग में इतने थे और एंडिंग में इतने हैं, तो कैश सेल कितनी रही होगी, टोटल सेल, सॉरी टोटल सेल 2 लाख की थी, और डेटर्स बिगिनिंग में इतनी है और क्लोजिंग में इतनी है। बताइए कैसे करेंगे इसे। ये इसका राइट आंसर है। कैसे करेंगे, देखो पहले क्या हो रखा, इंक्रीज, इंक्रीज हो रखा तो माइनस कर देना तुम, ठीक है, क्या कर दोगे, माइनस, माइनस कितना करोगे, 8 और 5 13, ठीक है। देखो 15 है ना, 15 में से पहले हमारे डेटर्स 15 के थे, अब 28 के हो गए हैं, तो प्लस हो रखे हैं, जब प्लस हो रखे हैं तो तुम माइनस कर देना, ठीक है, क्या करोगे, माइनस। चलिए बहुत अच्छा। ओपनिंग स्टॉक इतने का है, क्लोजिंग इतने का है, पर्ची इतने का है, और ये तुम्हें खुद से देखना है, ठीक है, इधर उधर करके आंसर
आ जाएगा इसका। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर 15,000, इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस कितने रुपए है, 2,000 रुपये, और फिर क्लोजिंग में 3,000 रुपये है। क्लोजिंग में कितना है, 3,000। कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी, देखिए एडवांस रिसीव, अगर तुम्हें एडवांस रिसीव हो रहा है, एडवांस ये सॉरी इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, ये करंट असेट्स है कि लायबिलिटी, जल्दी से बताइए, करंट असेट्स है कि लायबिलिटी? इंटरेस्ट रिसीव इन एडवांस, ठीक है। और इसके अलावा कोई और? करंट असेट्स है कि करंट लायबिलिटीज? आस्था ने बताया करंट लायबिलिटीज है, रिया ने बताया कि एक असेट्स है, और आस्था ने बताया कि रूपांशी ने बताया कि ये हमारी करंट लायबिलिटीज है। बिल्कुल सही। देखो किसी ने मुझे एडवांस में, मेरा तो एडवांस था ही नहीं, मेरा तो इंटरेस्ट था ही नहीं, किसी ने मुझे इंटरेस्ट रिसीव है एडवांस, एडवांस में दे दिया, तो ये मेरे लिए करंट लायबिलिटीज है। और इस पॉइंट पे करंट लायबिलिटीज क्या हो रखी है, इंक्रीज। कितनी इंक्रीज हो रखी है 1,000। तो मैं वैसे यही पढ़ा रहा हूँ तुम्हें कि अगर करंट असेट्स, करंट लायबिलिटीज, अगर करंट लायबिलिटीज प्लस हो तो तुम भी प्लस कर देना। तो देखो कितनी प्लस हुई है, पहले 2,000 थी, अब 3,000 हो गई है। तो पहले 2 थी, अब 3 होगी, कितने का इंक्रीमेंट है, 1,000 का। तो इस 1,000 को तुम 15 में प्लस कर देना, तो आंसर कितना आ जाएगा, 16। बताइए रिया जी, आपको ये करंट एसेट्स कहाँ से लगी? मैंने आपको एडवांस में इंटरेस्ट दे दिया, आपका तो नहीं है वो। जब तक आपका टाइम पूरा ना हो जाए वो आपका नहीं बनने का इंटरेस्ट, वो आपके लिए लायबिलिटी रहेगा, पे भी करना, वापस भी करना पड़ सकता है मुझे। टोटल सेल इतने की है, क्रेडिट सेल इतने की है, टोटल परचेज इतने की है, और क्रेडिट परचेज इतने की है, ठीक है, कोई बात नहीं है। देखो टोटल सेल इतने की है और क्रेडिट सेल इतने की है। टोटल सेल कितने की थी, टोटल सेल्स, हमारी जो टोटल सेल है वो 5 लाख की है, उसमें से कैश सेल कितने की है, क्रेडिट सेल सॉरी, क्रेडिट सेल इतने की है, तो कैश सेल कितने की डिफरेंस ले लेना। टोटल परचेज इतने की है, क्रेडिट परचेज इतने की है, और कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंस इतने हैं, तो कैश फ्रॉम ऑपरेशन विल बी। तो तुम्हें कुछ नहीं करना, सिर्फ ये देखना है कि हमारे पास कितना तो इनफ्लो हो रहा है। क्या चेक करोगे इस क्वेश्चन के अंदर, एक तो अपना इनफ्लो चेक करना और एक चेक करना आउटफ्लो। इनफ्लो कैसे होगा, सेल करने से, और आउटफ्लो कैसे होगा, परचेज करने से। और एक इसमें ना तुम प्लस कर देना कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस को। तो तुम लोग खुद से करोगे क्वेश्चन, अपने से करना। क्वेश्चन नंबर 20 में चलते हैं। इंक्रीज, इंक्रीज इन अमाउंट ऑफ प्रीपेड एक्सपेंसेस, ठीक है। जो प्रीपेड एक्सपेंसेस हैं ये हमारे लिए करंट असेट्स हैं, और इंक्रीज हो रहे हैं, ये क्या हो रहे हैं, इंक्रीज, ये प्लस हो रहे हैं। प्रीपेड एक्सपेंसेस करंट असेट्स हैं, प्लस हो रहे हैं, तो तुम क्या करोगे, बताइए क्या करोगे, डिक्रीज करोगे इंक्रीज करोगे, माइनस, बिल्कुल सही। देखो जब ये प्लस हो रखे हैं करंट असेट्स तो माइनस कर देना। उसके बाद अब जो एमसीक्यूज आपके सामने है ना, ये एमसीक्यूज कौन से वाले हैं, बुक के लास्ट में जो है, ठीक है, तो हम लोग इन्हें भी कर लेते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रीपेड, ठीक है, अकॉर्डिंग कौन सा है ऐसे बताइए, 3। रिया बताएगी 26 के बारे में, यस 26 कहाँ पे अप्लाई होता है, और यस 2 भी बताएगी। देखता हूँ कौन बताता है तुम्हारे में से, चलो सभी लोग बताएं। यस 26 और यस 20, ये सॉरी 2, यस 26 कहाँ पे अप्लाई होगा और यस 2 कहाँ पे अप्लाई होता है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 एंड 26 कहाँ पे एप्लीकेबल है, बताइए सभी।
सभी के लिए है ये क्वेश्चन। जो भी पहले रिप्लाई करेगा उसे मिलेंगे 10 मार्क्स। बिल्कुल सही। आज तो को मिलते हैं, ठीक है, 10 में से भी 5 मिले हैं। उसके बाद बताइए दूसरा, ES-26 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? ES-26 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? नहीं, कल तो मैंने किसी को बताया ही नहीं है ES-26 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा या ES-2 है। ES-2 भी नहीं बताया किसी को। हमारे चैप्टर में तो ये था 3, बस ये भी ये लोग 3 जानते थे कि कैश फ्लो स्टेटमेंट में 3 ES-3 एप्लीकेबल होगा। ES-26 कहाँ पे एप्लीकेबल होगा? रिया जी बताइए। नहीं, अब तुम बताना नहीं चाह रहे, पता तो है तुम्हें। चलो, ES-26 होगा अपना गुडविल में एप्लीकेबल, ठीक है। नहीं, ये गुडविल में एप्लीकेबल होगा। तुमने पार्टनरशिप नहीं पढ़ी? पार्टनरशिप में गुडविल का जो चैप्टर है, ठीक है, वहां पे है इसकी ट्रीटमेंट ES-26 की। और ES-2 है हमारा इन्वेंट्री का, ठीक है। जब हम लोग ना इन्वेंट्री की वैल्यूएशन करते हैं, वो लोअर पे करते हैं, ठीक है, कॉस्ट और मार्केट प्राइस विच एवर इज लोअर, तो वो वहां पे एप्लीकेबल होता है ES-2। कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉलो करती है कौन सा अकाउंटिंग करेगी ये करेगी कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ठीक है। उसके बाद चलो मैं तुम्हारा थोड़ा सा और टेस्ट ले लेता हूँ। सिंगल एंट्री सिस्टम पढ़ा है किसी ने? सिंगल एंट्री सिस्टम अकाउंटिंग के हमारे कितने सिस्टम है? 2, कौन कौन से? डबल एंट्री सिस्टम और सिंगल एंट्री सिस्टम। ये कहना चाह रहे हो तुम लोग? नहीं, एक और है इंडियन अकाउंटिंग सिस्टम, कैश सिस्टम। 4 सिस्टम है, ठीक है। चलिए कोई बात नहीं है। द मेजर्स ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो में जो हम लोग क्लासिफिकेशन करते हैं, तो कितने पार्ट्स में क्लासिफिकेशन किया गया है? बताइए जल्दी से इसका आंसर। 3, बिल्कुल सही। इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है, एक मिनट, चैप्टर नंबर 5। एक मिनट रुको तुम लोग, मैं इसके MCQs। ठीक है, 3 का राइट आंसर है ए। उसके बाद चलते हैं कैश। देखो ये वाला तो क्वेश्चन लगभग वही है। कैश फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेशन इज इक्वल टू, तो किसके होगा कि जो भी हमारा प्रॉफिट था उसमें हम लोग प्लस माइनस करके अपना आंसर निकाल लेते थे। तो 4 का राइट आंसर है, अगर डिक्रीज इन करंट एसेट्स तो प्लस करेंगे, ठीक है, डिक्रीज को प्लस करेंगे। करंट एसेट्स अगर प्लस है तो प्लस नहीं कर सकते। चलो उसके बाद चलते क्वेश्चन नंबर 5 में। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस फॉर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोकस, ठीक है, क्या फोकस है? हम लोग फोकस करते हैं स्टेटमेंट बनाने के लिए, कैश फ्लो जब स्टेटमेंट बनाते हैं सिर्फ अपने कैश पे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट पे, सॉरी, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट दोनों ही वर्ड लेने हैं, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैश आउटफ्लो। आउटफ्लो नहीं है बल्कि इनफ्लो है, कौन सा? बताइए इसमें से कौन सा इज नॉट आउटफ्लो, ठीक है, आउटफ्लो नहीं है, बाकी सभी आउटफ्लो है, ठीक है। जो डेप्रिसिएशन है ना, तो ये इनफ्लो है, ये है हमारा नॉन कैश एक्सपेंसेस। चलिए उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड्स पर चलते हैं। कन्वर्जन ऑफ डिबेंचर, डिबेंचर को हमने क्या कर दिया, इक्विटी में कन्वर्ट कर दिया, बताओ कौन क्या हुआ है? तो ये कुछ नहीं है, नो कैश, ठीक है।
नो कैश फ्लो। इसके बाद कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है फॉल्स है, तो इसका आंसर है ए, फंड फ्लो फंड फ्रॉम ऑपरेशन एंड कैश फ्रॉम ऑपरेशन आर द सेम थिंग। फंड, ये कह रहा है फंड फ्लो भी वही है और कैश फ्लो भी वही है। तुम बताओ क्या ये दोनों चैप्टर एक ही हैं? अभी कितना डिफरेंस है इनमें, बहुत ज्यादा, कंसेप्ट को लेके भी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9, जनरली कैश फ्लो स्टेटमेंट इज प्रिपेयर, कैश फ्लो स्टेटमेंट किस लिए बनाई जाती है, ठीक है, बताओ। 9 का राइट आंसर है बी, टू नो द ट्रेंड ऑफ कैश फ्लो बिटवीन अकाउंटिंग पीरियड, कि कैश फ्लो में किस तरह का ट्रेंड है, इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, क्या ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। उसके बाद इसका क्या आंसर है, सॉरी इसका ये वाला आंसर नहीं है, इसका राइट आंसर है बी, ठीक है। 9 का राइट आंसर है, एक मिनट, 9 का बी, हाँ फर्स्ट और थर्ड, ठीक है। टू नो द ट्रेंड बिटवीन अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है, टू अकाउंटिंग पीरियड, ठीक है। देखो यहाँ पे इसमें सिर्फ एक कमी रह गई थी कि यहाँ पे टू नहीं लगा हुआ था, टू अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग, ठीक है। टू अकाउंटिंग पीरियड के बेसिस पे हम लोग निकालते हैं और ये हमारी शॉर्ट टर्म प्लानिंग के लिए होता है, तो इसका राइट आंसर फर्स्ट और थर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे, व्हाट डू यू मीन बाय कैश, कैश का मीनिंग क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 में कैश का मीनिंग क्या है, सी, कैश इन हैंड और कैश एट बैंक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 में क्या दे रखा है, अकॉर्डिंग टू AS3 कैश पे टू एम्प्लॉइज, हमने अपने एम्प्लॉय को कैश पे कर दिया है, तो ये कौन सी एक्टिविटीज है। देखिए एम्प्लॉय को पे करना है, कोई इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज नहीं है, फाइनेंसिंग नहीं है, तो कौन सी होनी चाहिए, यह है अपनी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में, डिक्रीज इन बिल्स पेबल, ठीक है, डिक्रीज हो रहे हैं बिल्स पेबल, लाइक बिल्स पेबल क्या है, हमारी करंट लाइबिलिटीज है, और डिक्रीज हो रही है तो तुम भी डिक्रीज कर देना कैश में। बताइए इतनी बातें क्लियर है, और बाकी हम लोग कल करें, बताइए कल करें जो भी और रह गया, और कौन सी तनु जी बताइए, तुम एक एक बार सब पूरा ये कंप्लीट कर लेना, थोड़ा सा मैं रिवाइज करा दूंगा, नेक्स्ट चैप्टर थोड़ा सा पढ़ लेना तुम। जो भी नेक्स्ट चैप्टर है, हमारे नेक्स्ट चैप्टर का नाम है